हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल टीयर 1 का लाइव टेस्ट। ठीक है जी। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि एसएससी का जो टेंडर चेंज हुआ है, तो अब नया इंटरफेस आ गया आपका। ठीक है, तो पैटर्न भी नया हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसी पर बेस्ड जो है वो अब लाइव टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर भी, ओलिव बोर्ड पर भी, अब सब जगह पर जो एडिक्विटी का पैटर्न है ना, उसी पर टेस्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी के पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि पैटर्न के साथ साथ लेवल भी वही होगा, है ना, प्लस क्वेश्चंस भी, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन एक लगाया था ना एडिक्विटी बेस्ड। तो उसमें क्वेश्चन का लेवल भी सेम वही था जो फेज 13 में पूछे गए थे, है ना। तो उसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हुए, और वैसे भी ओलिव बोर्ड का लेवल तो काफ़ी अच्छा रहता ही है पहले से भी, तो अगर अभी भी वैसे क्वेश्चंस हुए तो थोड़ा सा लेवल अप होगा ज़रूर। तो टाइम का इशू भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी से सॉल्व करेंगे। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए फिर, वैसे भी बहुत समय हो चुका है, 11 बज गए। शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखो भाई, इंटरफेस भी चेंज कर दिया, है ना। ये सारी चीज़ें जो भी है नई नई सी दिखाई दे रही है ना। हाँ, चलो बढ़िया है। इसमें अब सेलेक्ट किए, शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। आपको पता है मैंने टेक्स्ट बुक पे क्या किया था, ऐसे ही पहले सेक्शन से शुरू कर दिया था, तो टाइम का इशू पड़ गया था। तो मैं अपनी अप्रोच, जो अप्रोच मेरी एग्जाम में रहती है ना, पहले जीके जीएस 5 मिनट में, फिर इंग्लिश 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में, और फिर रीजनिंग 15 मिनट, और फिर मैथ्स। ठीक है, इस तरह से मैं चलूंगा, टाइम को बिना खराब किए हुए। तो सबसे पहले जीके जीएस का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में सत्य है। चौथी पंचवर्षीय योजना इतने तक चली, चौथी 69, ठीक है। और वास्तविक वृद्धि दर 3.3, 3.3, हाँ ये सही है। ठीक है, ये वाली चीज़ ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पांचवी पंचम वर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ में दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लिक हो जा, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक उस शिलालेख के लिए जाना जाता है जो जिसमें सुदर्शन झील का उल्लेख है। सुदर्शन झील से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार ये पूछता है, रिपेयर वगैरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। सुदर्शन झील का उल्लेख वाले शिलालेख में किसका आता है। रुद्र दमन सुदर्शन से संबंधित है। आई थिंक रुद्र दमन है इससे संबंधित, सुदर्शन झील से। बाकी का पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। ये करंट अफेयर का, इसमें इतने फैक्ट दे रखे हैं, कुछ पता है नहीं, बेफिजुल में टाइम खराब नहीं करेंगे, इसको पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धन विधेयक के संबंध में बताना है कौन सा सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे राज्यसभा में अधिकतम 21 दिनों के लिए ही रोका जा सकता है, नहीं 14 दिन के लिए रोका जा सकता है बस। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, सेकंड गलत गलत गलत, तो एक केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। जैसे ही मैंने एक ऑप्शन गलत किया, आंसर तक पहुंच गया। पढ़ क्या होता है भाई, एक लोक रंगमंच है या फिर एक लोक चित्रकला है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो खाली लोक मंच होगा या चित्रकला होगा। तो इन दोनों में से एक पे अगर हमें जाना है, तो फड़ 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 क्या हो सकता है, चित्रकला के साथ जाते हैं, लेट्स सी, है ना। तो मारते हैं, क्योंकि दो दो में से एक ही सही हो सकता है इसमें। ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम किस राज्य में स्थित है। नृत्य ग्राम किस राज्य में, ओडिसी, ओडिसी है तो उड़ीसा में होना चाहिए, नहीं तो उसके आसपास किसी उसमें हो। तमिलनाडु के नीचे है, केरल भी इधर की साइड है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतुहात फिरोज शाही लिखने का श्रेय, फतुहात फिरोज शाही लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही कथन की पहचान कीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब मेजर ध्यानचंद, ठीक है ठीक है। अगस्त 2019 में इसका नाम बदल दिया, 19, ये तो शायद अभी 21-22 में बदला गया, शायद 22 के अराउंड आई थिंक, आसपास ही बदला गया, तो दूसरा गलत होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है? स्वास्थ्य संगठन WHO तो बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन वाला गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO भी है, तो बी ऑप्शन वाला भी गलत हो गया। सी तो है ही है। और डी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मोस्टली तो उससे संबंधित होती हैं, तो डी भी गलत होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। GNP के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। किसी देश की GDP है जिसमें विदेश से आय को जोड़ा जाता है, विदेशों से आय को जोड़ा जाता है। GNP डोमेस्टिक नेशनल है ना ये, डोमेस्टिक नहीं है, तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था केवल मात्रात्मक पहलू इसमें, केवल तो वैसे भी शब्द गलत होना चाहिए। राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है इसको, सी तो सही है 100%, तो ये तो गलत हो गए। और ए भी सही है, तो ए और सी, बी गलत है ना, बी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई, अब एग्जैक्ट इतना तो नहीं पता, लेकिन 2015 में तो शुरू की गई थी। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, RRB लघु लघु वित्तीय बैंक, MFI, NBFC में, ये ठीक है, ये छोटे छोटे बैंक्स दे सकते हैं इनको। मुद्रा में शिशु किशोर तरुण, ये तीनों शब्द बिल्कुल सही है, मुद्रा उससे, ठीक है। सी तो सही है, गलत बी सही होगा, तो ए भी सही कर ही देते हैं, क्योंकि 2015 में तो था ही। अब फैक्ट देखना पड़ेगा बाद में। उपराष्ट्रपति के बारे में मूल्यांकन करना है। उपराष्ट्रपति लोकसभा सत्रों के अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करते हैं? राज्यसभा की। तो पहला तो गलत हो गया, और एक के गलत हो तो तीन ऑप्शन खत्म हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुमुदिनी लखिया कुचिपुड़ी के प्रति आजीवन समर्पण के सम्मान में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इसका पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में लगातार क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। 2013 में, 2011 का मिशन है, ये गलत हो जाएगा। IMF से सहायता मिली थी, सहायता मिली होगी, ए गलत हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। बी ठीक होना चाहिए, सहायता मिली होगी, तो बी के साथ डी। 21 में इसका नाम बदल कर शायद कर दे, नाम तो बदल दिया ही गया होगा आजकल, आपको पता ही है नाम बदलने की होड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों के बारे में गलत कथन की पहचान करें। 2022 एशियाई खेल में समग्र स्टैंडिंग चौथे स्थान पर रहा भारत, चौथे पे ही था शायद आई थिंक, तो ए तो नहीं हो सकता गलत। सी और बी में से देखना कौन गलत है। ईशा सिंह ने भारतीयों में सबसे अधिक पदक जीते, प्रत्येक ने 4। एशिया खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत ड्रेसेस पदक जीता दिव्य कीर्ति सिंह ने। बी और सी में से सी ऑप्शन के साथ जाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश लेखिका उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा का मुख्य कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भूमध्य सागर से आने वाले कमजोर शीतोष्णी चक्रवात सर्दियों के समय वर्षा का कारण होते हैं, जो भूमध्य सागर से वो आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं उसको। मत्स्य संपदा योजना के उद्देश्य स्थायी, ये सब क्या है? आय को दुगना करना 2024-25 तक, 2021 में शुरू हुई, नो आइडिया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है इसमें, तो भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, एक का सी होना चाहिए, ये खत्म। भाग 4 किससे संबंधित है? DPSP से, तो 2 का 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में विचार करना है। जलियांवाला बाग में हुई सभा मुख्य रूप से दमनकारी रॉलेट एक्ट और हाल ही में 2 राष्ट्रीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, बिल्कुल सही बात है। क्रूरता के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश काउंट द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निमेटोसिस्ट क्या है यार ये? नेक्स्ट क्वेश्चन।
2011 के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे कम थी? प्रजनन दर सबसे कम किसकी हो सकती है? इनकी तो हो ही नहीं सकती। केरल ही ऐसी चीज़ों में आगे रह सकता है, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों का पवन विमुख पक्ष अपेक्षाकृत शुष्क होता है, तो पवन के इधर वाला हिस्सा पहाड़ों में शुष्क होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि पवन इधर पहुंच ही नहीं पाती है। ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोधक का काम करते हैं, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश को खत्म करते हैं जल्दी से। पैसिव वॉइस बताना है इसका। मैनेजर विल रिव्यू द एप्लीकेशन टुमारो। विल का क्या हो जाएगा? विल 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 का विल ही रहा, विल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अनलेस समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड हैपन्स एंड ऑयल डैश बिलो $50 अ बैरल गेट्स बिहाइंड फंक्शन टू लुक्स आउट ड्रॉप्स आउट। गेट्स बिहाइंड कैसे हो सकता है? पंचेज इन लुक ड्रॉप्स बैक बिलो, तो ये होना चाहिए आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द मिडास टच। मिडास टच वही। एवरी बिजनेस वेंचर द यंग एंटरप्रेन्योर started become immensely profitable within a very short time, very short time, ठीक है। for the extreme love of gold and so the state despite all his best efforts with his losses she Thursday same actually बोल रहे ना आपको, पहला ही ठीक लग रहा है ज्यादातर। idiom means to behave erratically or to be prone to sudden unpredictable changes in mood or behavior. To be must mean behave erratically or to be prone to sudden changes. Have a bee in one's on bonnet. Blow hot and cold. Sleep. Keep one's ears. ये तो नहीं होना चाहिए। Launch. Blow hot and cold. I think option नंबर बी होना चाहिए। Antonym of confer. The governor said he would withhold judgment until he receives the committee's report. Confer करना मतलब किसी को confer कर देना। Receives report said withheld मतलब रोक के रखना। आई थिंक ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सब्स्टिट्यूट द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल consonant sound in two or more neighboring words. Initial consolidation with two more maybe says। अच्छा अच्छा एलिट्रेशन, ठीक है, अलंकार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसिव वॉइस। The firefighters made judicious use of film perform the running aeroplane skipped along the runway. Yes. Use of flame from the fire। पैसिव वॉइस बनाना है तो द फायर फाइटर्स वर मेड जूडिश। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। लेट्स सी। द ऑथर्स इलोक्वेंट, क्या बताना है? सिनोनिम्स। पेयर ऑफ सिनोनिम्स फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स। ब्यूटी प्रोज। अच्छा, इनमें से सिनोनिम कौन से दो शब्द हैं? इलोक्वेंट का एक्सप्रेसिव होता है क्या? लैंग्वेज प्रोज तो नहीं होगा। कैप्टिवेटेड ब्यूटी, ये भी नहीं होना चाहिए आई थिंक। उनके साथ ही जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द सुनामी गलत लिखा है पहली चीज़ तो ये दोनों गलत हो गए। ये कोस्टल एरिया, कोस्टल गलत लिखा है, कोस्टल आना चाहिए। कोस्टल एरिया होता है ना, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई हो जाए यार। इनडायरेक्ट फॉर्म, इतना बड़ा बड़ा यार, ये क्या है ये? Smartest, no one would be this person।
ब्रिलियंट ऑप्शन में भी होना चाहिए आई थिंक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर पार्ट कौन सा? द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ऑफर मैनी टेक्निकली innovative features and functionalities and it often considered more superior गलत हो जाएगा। मोर सुपीरियर कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी। ग्रामेटिकल एरर। द न्यूक्लियर इशू डिड नॉट कम इन फॉर डिस्कशन। द न्यूक्लियर इश्यूज डिड नॉट कम इन फॉर डिस्कशन, ये गलत होना चाहिए, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी। वी वर इन मोडिका स्ट्रीट। मोडिका इज एक्चुअली नॉट वन बट टू locations, cities, regions, villages. Actually, Vesa Modica, Vesa Lower Modica. Two regions. Option ये होना चाहिए आई थिंक। Timor Modica at the base of Dash Hills. At the base of Modica, Alta Upper Modica. Base of Rocky Hills. Base of Leveled Hills. Option number B. Which is on the which which is on the peaks. So talking about India, certain certain sites in India. So such a obscure symbolic language that it means the puzzle. It was truly cryptic. Option number B is the correct होना चाहिए। Active voice. The main findings of the research paper were highlighted by the professor during the seminar. The professor highlighted, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Next question. PQRS इसको देखेंगे नहीं, टाइम इतना ख़राब नहीं करना, क्योंकि PQRS ये ABCD में से पहले क्या है? गुड मॉर्निंग टीचर्स, यहाँ से शुरू होगा। आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट द मैथ होमवर्क, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक। सो तो नहीं आना चाहिए पहले, ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए। लेट्स गो ओवर, तो आई थिंक ए से शुरू होना चाहिए। ये क्या आ गया भाई, इतना बड़ा पैसेज? नहीं, इतना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कुछ। एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का एंटोनिम उल्टा अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट। The forbidden intrusion comes under so appended man they dash to be there should iterated आना चाहिए शायद। चलो देख लें इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट कर दिए हमने, कितने छोड़ दिए, 1 2 3, वो पैसेज वाले छोड़ दिए ना, टाइम खराब नहीं करेंगे। अब जल्दी से रीजनिंग पे आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंग्लिश के लिए वैसे भी आप स्किप ही कर देना, हमारा इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको कैसे बताएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार इंग्लिश, तो इसलिए आप इंग्लिश को स्किप करें। अब जल्दी से रीजनिंग पे आते हैं। 8 व्यक्ति हैं दक्षिण की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। क्यू के दाईं ओर या तो 2 या 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू के दाईं ओर या तो 2 या 3, यानी कम से कम 2 तो बैठे हैं और तीसरे पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। केवल आर एम का पड़ोसी है, ठीक है। एल और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर यहाँ पे एक और व्यक्ति बैठा होता तो एल यहाँ बैठ सकता है, या फिर 1 2 3 एल यहाँ भी बैठ सकता है। ऐसे हो ना, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो सकता है। ना ही एल, ना तो एल और ना ही क्यू एन का पड़ोसी है। एल एन ओ एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, क्यू ओ और एस का पड़ोसी नहीं है। क्यू ना तो ओ का ना एस का पड़ोसी है। तो क्या बोला इसने?
क्यू के दाई और ठीक है, आर एम का पड़ोसी एल और क्यू के बीच में तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। ओ एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ओ जो है वो एस के दाईं ओर से, अगर एस यहाँ होता तो ओ यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ नहीं, एस यहाँ नहीं। ओ जो है वो एस के दाईं ओर से, ओ एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ओ को एस अगर यहाँ पे है, एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ ओ आना चाहिए। अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा होता तो यानी कि एल यहाँ तो नहीं होगा, ये तय हो गया, ठीक है। यानी इनके बीच में तीन व्यक्ति हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हो गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कहीं बैठ नहीं सकता, तो ओ को यहाँ बैठा हो, एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ओ, तो एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ओ यहाँ पे आ गया और एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इनके बीच में तीन व्यक्ति हो गए, ठीक है। क्यू और एस का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू ओ और एस का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, हो गया। और क्या क्या चीज़ें देख लो इसमें, एल और पी के बीच में हो गया, ना तो एल और ना ही क्यू एन का पड़ोसी है। तो एन कहाँ पे बैठा है, एन के बारे में नहीं दिया हुआ क्या। आर एम का पड़ोसी है, आर एम का पड़ोसी है, ना तो एल और ना ही क्यू एन का पड़ोसी है। तो एन यहाँ नहीं बैठ सकता, एन यहाँ नहीं बैठ सकता, एन यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा एन, या तो यहाँ पे बैठेगा एन या तो यहाँ बैठेगा एन, ठीक है। और क्या बोला, आर एम का पड़ोसी है, तो आर और एम एक साथ बैठेंगे। तो आर और एम अगर एक साथ बैठते हैं तो हो सकता है ऐसे बैठे हों या ऐसे बैठे हों, ठीक है। केवल आर एम का पड़ोसी, केवल आर एम का पड़ोसी है, यानी एम का और कोई पड़ोसी है ही नहीं, तो यानी कि एम यहाँ बैठा होगा और केवल आर इसका पड़ोसी और दूसरा कोई है ही नहीं। तो एन को यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब बचा कौन, बचा कौन, पी बचा, पी को यहाँ बैठा दो। पूछा गया पी और एस के बीच में कितने लोग हैं, पी और एस के बीच में एक दो तीन लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कोड भाषा में ये सब है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के लिए क्या है। पूर्व और पश्चिम के बीच, इसका मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण तो कहीं लिखा ही नहीं है। शायद ये एक एक शब्द से एक एक कोड रिलेटेड है, एक कोड से एक शब्द, तो एक दो तीन चार, चार कोड है तो चार शब्द है, एक दो तीन चार शब्द, चार कोड है तीन शब्द है यहाँ, एक दो तीन कोड है तीन शब्द है। इंग्लिश में देख लो, क्या पता अलग लिखा हुआ है ऐसे इंग्लिश में। एक दो तीन चार, देखो यहाँ पे चार शब्द है चार कोड है, हिंदी में तीन शब्द लिख रखे हैं। तो देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ को क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ यहाँ पे, नॉर्थ का मतलब है दूसरा, दूसरा यानी कि प्लस होना चाहिए। ईस्ट, ईस्ट कहाँ पे, ईस्ट ये रहा, तो एंड होना चाहिए। वेस्ट, वेस्ट वेस्ट कहाँ पे, वेस्ट, तो ये हैशटैग होना चाहिए। साउथ कहाँ पे, साउथ ये रहा, ये होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कहीं हैशटैग, और ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक एक शब्द को एक एक कोड से दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके रूप को कोडित किया जाता है, ड्रॉप को ये के रूप में कोडित किया जाता है, तो बिजी को किस कोड में, ड्रॉप को ये लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, डी एच जी एच, डी ई एफ जी एच आई जे के, ड्रॉप, डी आर ओ पी। अच्छा ये जो सबसे लास्ट में लिखा है डी आर ओ पी, तो बिजी भी लास्ट में लिखा होना चाहिए, बी बी यू एस वाई, बी यू इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। बहुत सही है भाई। लास्ट में क्या बोला इसने, ये जो है ना ड्रॉप, इसमें डी आर ओ पी है, ऐसी बिजी बी यू एस वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी लेट्स सी, सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से वितरित सब्सिडी वाले गेहूं और चावल को लक्षित परिवारों के बैंक खाते में सीधे नकद हस्तांतरण के साथ बदलने के लिए दृढ़ है। यह आंतरिक भ्रष्टाचार का परिणाम है जो अधिकांश लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित होने से रोकता है, ठीक है। वितरण उद्योग में कर्मचारी बेईमान है, तो आंतरिक भ्रष्टाचार की बात चल रही है, तो हो सकता है बिल्कुल। सभी लक्षित परिवारों के पास बैंक खाते हैं, सभी के पास बैंक खाते हैं, ये कैसे कह सकते हो आप, लक्षित परिवारों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण के साथ बदलने के लिए दृढ़ है, तो इसको बदलना है। हम्म, तो खाते होंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि खाते होंगे, खुलवाए जाएंगे शायद। तो लेट्स सी, एच आई के एल एम डी ई ओ पी क्यू, तो प्लस वन प्लस टू ऐसे चल रहा है, पी क्यू क्यू आर एस, तो क्यू एस ये खत्म, के एल एम डी ई ओ पी क्यू क्यू आर एस एस टी, तो टी आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्लस वन प्लस टू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शिक्षित व्यवसायी
पुरुष, शिक्षित और व्यवसायी। अब ये ऐसे वेन डायग्राम्स में ना आप ये सोचा करो, कोई एक व्यक्ति तीनों हो सकता है क्या? ये पुरुष भी हो, शिक्षित भी हो और व्यवसायी भी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें ये वाला डायग्राम आता है 4th नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज को ऐसे लिखा जा रहा है, कोड को कैसे लिखा जाएगा? पी को 16 के बदले क्या लिखा है? 11 अपोजिट, ए के अपोजिट 7 के अपोजिट, ई के अपोजिट, सबका अपोजिट है तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 24। 24 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है सम 27 होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई पहचानो इसको जल्दी से। दो छोटे नंबर से एक बड़ा बन रहा है तो चेक करो। 5 2 7 73 दूनी 146, बिल्कुल सही। 7 6 13 139 दूनी 14 28, बिल्कुल सही। दो को सम करके डबल कर दिया इसने। ठीक है, अब यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। 8 6 14, 4 दूनी 8 होना चाहिए था, नहीं। 9 4 13, 3 का डबल 6 होना चाहिए था, नहीं हो सकता। 8 2 10, 10 का डबल हो सकता है तो ये 6 4 10, 100 200 होना चाहिए था, नहीं। 5 और 2 7, 7 का डबल 14, बिल्कुल सही। ये डी ऑप्शन बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सफल प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ के रूप में आप एक विकासशील देश के नए बाजार में प्रवेश करने की दुविधा का सामना कर रहे हैं। आपके उत्पाद की क्षमताएं अपार हैं, लेकिन इसके लिए स्थानीय विपणन रणनीतियों और उत्पाद अनुकूलन हेतु पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। इस निर्णय में प्रारंभिक लागतों के विरुद्ध संभावित लाभ का आकलन करना आवश्यक है। संभावित लाभ का आकलन करना आवश्यक है। विकासशील बाजार की विशिष्ट चुनौतियों का अवसरों को ध्यान में रखते हुए आप कौन सी रणनीति पसंद करेंगे? उच्च रिटर्न की आशा करते हुए नए बाजार में भारी निवेश। ये तो वैसे भी लॉजिकली गलत है, एकदम से ऐसे कैसे कर सकते हो आप? निवेश करने का निर्णय लेने से पहले बाजार का गहन विश्लेषण करें, ये तो लॉजिकली भी ठीक है, कॉमन सेंस भी कहती है। नए बाजार की उपेक्षा करें। व्यवसाय को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। अन्य प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी कंपनियों से सलाह लें। तो मेरे को सेकंड वाला ज़्यादा सही लग रहा है, हालांकि ये पूरा पढ़ के उतना समझ में आया नहीं, बट फिर भी सेकंड वाला जो है थोड़ा सा। यार इतने लंबे लंबे कैसे पढ़ोगे आप? संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की नैनो टेक्नोलॉजी परियोजना पर काम कर रहे एक वैज्ञानिक के रूप में आपके निर्णय लेने में अनुसंधान के नैतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना शामिल है। ठीक है, नैतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना है। ठीक है, ऊर्जा भंडारण क्रांति के संभावित लाभों को पदार्थ के अज्ञात दीर्घकालिक प्रभावों के साथ संतुलित करने के लिए परियोजनाओं के पर्यावरण और भावी पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर सावधानी पूर्वक विचार करना आवश्यक है। एक समर्पित पेशेवर के रूप में कौन सा रास्ता चुनेंगे? संभावित जोखिमों का खुलासा किए बिना परियोजना को जारी रखना है, तो वो कॉमन सेंस ही मना करती है इस चीज़ के लिए, तो कि ऐसा नहीं हो सकता। आगे अनुसंधान शुरू करने से पहले एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन करें, ये हो सकता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए परियोजना का विवरण केवल चुनिंदा शोधकर्ताओं के साथ ही साझा करें। इस मामले में गोपनीयता, किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए परियोजना को पूरी तरह से त्याग दें, ये भी गलत होना चाहिए। तो सेकंड वाला ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। गार्निश के पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर के प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो पहला ले लो, एक तो पहला शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इससे शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? GRNI जी, रिंग हो गया एक तो। ठीक है, और RNIGN RGNNIRG। एक ही शब्द लग रहा है, एक तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दो बना देगा, जब हमें दिख ही नहीं रहा तो एक ही शब्द दिख रहा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, मुख्य रूप से तुलना में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे, तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करो, बड़े से लिखेंगे ना आप, तो यहाँ से छोटे से लिखना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ऐसे है। अब क्या बोला इसने, कितने अंक पर अपरिवर्तित रहेंगे? 6 आ रहा है क्या? नहीं। 9 नहीं। 5 नहीं। 2 नहीं। 3 नहीं। 1 नहीं। 4 7 8 बिल्कुल नहीं। एक भी अंक जो है वो अपरिवर्तित नहीं रहा तो शून्य। कोई भी अंक अपरिवर्तित नहीं रहेगा। ठीक है, नवी दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, तो दाएं से यहाँ पे 18वें पे कौन है? नवी है। ठीक है, और मीना बाएं छोर से 26वें पे, तो बाएं छोर से 26वें पर कौन है? मीना है। नवी और मीना के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं, अब ये नहीं पता यहाँ भी तो हो सकते हैं मीना।
जो नवी के बाएं, जो बोला है तो सेकंड पर्सन यानी कि मीना जो नवी के बाएं और बैठी है, तो नवी के बाएं और है तो यानी कि यहीं पे होगी। इनके बीच में कितने व्यक्ति बोल दिए इसने? 12। बोला कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में? 18, 20, 30, 40, 50, 56। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका कुछ लॉजिक देखो क्या हो सकता है। 42 का मल्टीपल है क्या? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 4 चौक 10, 210। 210 से कितना कम है ये? 25 कम है। तो 24 पंजे 120 से 25 कम है क्या? बिल्कुल सही है। तो 5 गुने से 25 कम है ना? 210, 20, 25 कम है, ठीक है। तो 5 गुने से 25 कम है क्या? तो 76 पंजे, तो 5 6 30, 5 7 35 और 3 38 से 25 कम है क्या? 20, 355 होना चाहिए ना, 25 कम तो 60 70 80, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इसका 5 गुना 310 से 25 कम है क्या? नहीं है। इसका 5 गुना 38 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 8 40, 5 3 15 4 19 से 25 कम है क्या? 165। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने? के ओ का ससुर है, ये कौन सी श्रृंखला बताती है? तो सबसे पहले ना आप ये देख लो एक बार, के ओ का ससुर है तो कुछ ना कुछ चीज़ तो सोचना पड़ेगा। के ओ का ससुर है तो के मेल होना चाहिए सबसे पहली चीज़। तो के का रिलेशन देख लो, के डिवाइडेड ए बी का भाई है तो ये मेल है। यहाँ पे के प्लस प्लस का मतलब ए बी की माँ है, तो यहाँ पे के माँ है तो ये गलत हो जाएगा। मेल होना चाहिए ना, ससुर है तो। एंड का मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ए बी का पिता है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन चेक करने, इसमें मोस्टली क्या होता है ना, लास्ट में आंसर होता है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा चेक करना, ठीक है, लास्ट से। मोस्टली ऐसे ही होता है। तो के माइनस पी का मतलब क्या है? ए बी का पिता है तो ए पिता है। अरे शिट यार, के पिता है, ए पिता है बी का, ठीक है। पी प्लस क्यू का मतलब क्या है? ए बी की माँ है तो ए माँ है बी की, ठीक है। क्यू और आर, ए बी की बहन है तो ये बहन है किसकी? आर की। आर और ये क्या है? ए बी का पुत्र है तो आर ओ का पुत्र है। तो आर जो है वो पुत्र है किसका? ओ का, ठीक है। के प्लस पी, पी प्लस क्यू, ए बी की माँ है। क्यू ये आर ए बी की बहन है। क्यू आर ए बी की बहन है। आर और ओ, ओ का मतलब आर और ओ का मतलब क्या है? डॉलर का साइन। ए बी का पुत्र है तो ए जो है वो बी का पुत्र है तो ये बहन भाई हैं तो यानी कि ये मम्मी पापा हो गए तो ये पापा हो गए। के ओ का ससुर है तो के, ससुर कह रहा हूँ, ससुर। ओ का ससुर यानी ओ की पत्नी का पिता, बिल्कुल सही। लो लास्ट वाली ये निकला ना, अभी ये 2 ऑप्शन में कितना टाइम खराब हो जाता, इसलिए इस तरह क्वेश्चन में लास्ट से चेक किया करो। ए से एफ तक अक्षर अंकित हैं, 2 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा फलक एफ वाले फलक के बगल में दिखाई देंगे? एफ के बगल अगल में कौन सा दिखाई देगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो एफ का एफ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। देखो यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी कॉमन है, एफ नहीं दिख रहा, तो बी और एफ अपोजिट होंगे। तो जो अपोजिट होंगे वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो 3 ऑप्शन खत्म। जो अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं दिखाई देंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ अफवाह गॉसिप है, कोई गॉसिप रिटर्न नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, सॉरी, कोई गॉसिप रिपोर्ट नहीं है। कुछ अफवाह के रिपोर्ट होने की संभावना है, कुछ अफवाह के रिपोर्ट होने की संभावना है क्या? हो सकता है संभावना हो। सभी रिपोर्ट गॉसिप है, सारी रिपोर्ट गॉसिप तो बिल्कुल नहीं है। कुछ अफवाह गॉसिप नहीं है, कुछ अफवाह गॉसिप नहीं है, कुछ अफवाह गॉसिप है और कुछ अफवाह गॉसिप नहीं है। कुछ अफवाह गॉसिप है पर कुछ अफवाह गॉसिप नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है ऐसा नहीं कह सकते ना। हैं तो कह सकते हैं, नहीं नहीं है ये नहीं कह सकते, तो एक सही होना चाहिए केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे शिट, एक लगा दिया हमने, क्या था उसका सही आंसर? संभावना है, हाँ ठीक है, केवल एक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चिन्हों को आपस में बदलना है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा कम बच रहा है, जल्दी से चलते हैं। तो डिवाइड और इंटू, तो इंटू की जगह अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो कंप्लीटली हो पाएगा डिवाइड? यहाँ पे इंटू नहीं हो पाएगा, इसको नहीं रखना। प्लस की जगह पे डिवाइड रखूंगा तो हो पाएगा क्या डिवाइड? नहीं हो पाएगा, इसको भी नहीं रखना। प्लस माइनस, तो डिवाइड यहाँ पे है तो 4 8 32, 8 पंजे 40, प्लस की जगह -6, माइनस की जगह प्लस, 34 और 3 37, नहीं, 3 ऑप्शन एलिमेंट हो गए, यही होना चाहिए, बट देख लेते हैं। माइनस माइनस लगा दिया यहाँ पे। 20, 32 -20 +3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2। तो इसमें कितना बचा? 12 और 2 14, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार लगाना है तो भाई देखो, पुट करना पड़ेगा आपको।
तो 8 नहीं 72 90 बटा 6 15 इंटू 3 माइनस 5 45 में से 5 गया 40, तो पहले ऑप्शन करेक्ट हो गया। पुट करके देखना पड़ेगा ये तो सबको, है ना। ये किस में अंतर नहीं था ये बताना है। फर्स्ट में दिख रहा है क्या, सेकंड में, अच्छा फोर्थ में तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, लो। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। इसके इधर कौन सी इमेज बनेगी, देखो भाई ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला तो, है ना। पहला वाला गलत हो गया, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया, तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जब ऐसे साइन हो ना तो सबसे बेस्ट होता है एक छोड़ के एक वाला तरीका, सबसे बेस्ट है ना। जब ये ऐसे उल्टे सीधे साइन हो, स्पेशली चार ये हो ना, तो पांचवे पे जाना है आपको, तो एक छोड़ के एक पे जाओगे, सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेक करो, ये वाली चीज़ ना नीचे आ गई, तो सेकंड से इस पे जाने में आर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आर नीचे होना चाहिए राइट साइड पे। तो फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, तीन ऑप्शन बचे। अब तीन ऑप्शन में देख लो अलग क्या चीज़ है। तीन ऑप्शन में पहले जी और टी का देखो, तो बीच में क्या आएगा, इससे संबंधित, तो बीच में ये टी कहाँ से आया, ये वाला, तो ये बीच में आ गया, अब जी बीच में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। अब इन दोनों में देखो अलग क्या है, ऊपर वाला, है ना, तो ऊपर क्या आएगा, देखो यहाँ पे आर कहाँ से आया, ये चीज़ कोने वाली ऊपर आ गई, तो परसेंटेज अब ऊपर आ जाएगी, तो परसेंटेज ऊपर आ गई, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जिसमें कहता है वन इज द करेक्ट आंसर। सभी बेडशीट, सभी बोर्ड शीट है, कुछ बोर्ड, अ, केवल कुछ बोर्ड पैनल है, तो इनमें से कुछ बोर्ड क्या है, पैनल है। सभी पैनल, सभी पैनल सेक्शन है, तो सारे पैनल जो है ये सेक्शन है। कुछ शीट पैनल नहीं है, तो देखो पहली बात तो ये क्या लिखा है, ये सेक्शन है, ठीक है। कुछ शीट पैनल नहीं है, तो सारे पॉजिटिव कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ बोर्ड सेक्शन है, कुछ बोर्ड सेक्शन है क्या, कुछ बोर्ड सेक्शन है, बिल्कुल सही, तो सेकंड वाला सही होना चाहिए। ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। PQRST, 4STUVW, OPQRS, RSTUV, चार का गैप N, NOPQR, तो N और R आना चाहिए चार के गैप में, ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद ये 57 या 58 कैसे आ रहा है भाई, चार से आठ, आठ दूनी 16 नहीं हो रहा, चार से आठ प्लस चार, आठ और 17, 9 8 17, 17 34, चार दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो आठ और पाँच 58 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। दो तीन चार पाँच ऐसे स्क्वायर प्लस कर रखा है इसने। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 290 माइनस एक, 73 दूनी 146 माइनस एक, 37 दूनी 74 माइनस एक, तो 18 दूनी 36, 19 दूनी 38 माइनस एक, तो डी होना चाहिए, इंटू टू माइनस एक का रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलो जी के जी हमने अटेम्प्ट कर ही लिया था, अब जल्दी से मैथ्स पे आते हैं, ठीक है, 23 मिनट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शुरू में सुनीता अनीता पी पर है और अंशु क्यू पर है। अनीता और ये सब है, पी क्यू के बीच की दूरी इतनी है, अच्छा पी और क्यू पर हैं दो व्यक्ति, एक अनीता है और एक अंशु है, ठीक है। पी और क्यू के बीच की दूरी 815 है। अनीता ने एक दूसरे से मिलने के लिए अंशु से 4 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 घंटे पहले यानी 4 घंटे तक केवल ये चली। पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच कहीं पर आर है, पी क्यू के बीच में आर है जहाँ पे वो मिलते हैं, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे यहाँ कहीं। आर और पी के बीच की दूरी बतानी है, आर और पी के बीच की दूरी बतानी है। अनीता और अंशु की गति ये दे रखी है। देखो दोनों मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ चलेंगे, लेकिन 4 मिनट तक केवल अनीता, 4 घंटे तक पहले केवल अनीता चलती है ना। 4 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू कर दी, जब ये चलना शुरू करेगा उससे 4 घंटे पहले चल दी, यानी कि 4 घंटे तक चलेगी। तो अनीता की स्पीड क्या है, अनीता की स्पीड है 6 चौक 24, 240 से चल दिया, तो कितना डिस्टेंस बचा, 7, और 7 में 2 गया 5, ठीक है। 575 डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक दोनों चलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, 6 5 11, 115, तो 100 पंजे 500, 15 पंजे 75, तो 5 घंटे में यहाँ पे मिल जाएंगे। आर बिंदु पे पूछा गया इसने, आर और पी के बीच की दूरी, तो आर और पी के बीच में देखो यहाँ 5 घंटे यहाँ चलेगी, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे, 9 घंटे इसको चलना पड़ेगा पी से आर तक। 60 की स्पीड से 9 6 54, तो बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 9 घंटे में वो 540 चल जाएगी। इसने क्या पूछा है भाई, यदि किसी छात्र ने प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए तो उसका समग्र प्रतिशत क्या होगा। किसी छात्र ने प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक, तो जितने भी हाईएस्ट अंक हैं कोई एक छात्र वो सब प्राप्त करे तो कितना प्रतिशत होगा। इसमें इंग्लिश में ये सब है, मैक्सिमम कितना है इंग्लिश का, 96, गणित का मैक्सिमम कितना है, 80,
इसका मैक्सिमम कितना है? 70। 5 5 5 6 60 है केवल। 5 एक दिख रहा है बस। 50। 3 3 3 3 4 40 40 40। ठीक है। 6 नॉट 17 4 17 और 3 20 4 24 6 30 35 और 4 39 396 नंबर आ गए इसके। कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अलग अलग मार्क्स के हैं ये तो। टोटल ओवरऑल मैं 600 में से देख रहा हूँ, देखना चाह रहा था। बट ये अलग अलग मार्क्स के पेपर हैं तो देख लो, कोई नहीं। 40 50 90 100 150 200 300 400। तो 4 निम 36 3 4 निम 36 99% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्माता का किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए वह उस पर X% की वृद्धि करता है। उसके विक्रेता को इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। खुदरा विक्रेता इस छूट वाले मूल्य पर वस्तु खरीदता है और अपनी लागत पर 20% लाभ पर बेचता है और फिर विक्रय मूल्य पर 25% GST लगाता है। ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम कीमत इतनी है, तो एक्स का मान बताओ। अच्छा, हमको डरा रिया है। चलो शुरू कर दो, पहले से ही देखना भाई। निर्माता जो है उसकी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। ठीक है। अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए उसे X% की वृद्धि करनी पड़ती है। मैंने कहा मान लो 10% मैंने बढ़ाया तो 11/10 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये अंकित मूल्य जो है इसका एक्स गुना हो जाएगा। मैंने गुना मान लिया, एक्स गुना, या वाई मान लो, ए गुना मान लो, ए गुना हो जाएगा। ठीक है। X% की वृद्धि के बाद विक्रेता को इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। तो इसने इस पर छूट दी 20% की, तो अब इसकी वैल्यू बची केवल 80%। ठीक है। खुदरा विक्रेता इस छूट वाले मूल्य पर वस्तु बेच खरीदता है, खरीद ली, अपनी लागत पर 20% लाभ पर बेचता है। जितने में उसने खरीदी उस पर 20% लाभ, यानी कि 6/5 में बेचता है। 1/5 है ना, तो 6/5 में बेचता है। ठीक है। और फिर विक्रय मूल्य पर 25% GST लगाता है। तो इसमें 25% और मूल्य बढ़ा दिया तो 5/4 हो गई। अब चुकाई गई कीमत कितनी है? 360। तो देखें भाई, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, और ये 5 चौक 20। तो 360/240, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छक 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी कि कोई चीज़ 2 से 3 हो गई तो एक बड़ी 2 पे, यानी कि ए की वैल्यू कितनी रही होगी? 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, ए 9 दिनों में। बी ए से 7/3 गुना समय लेता है। तो इससे 7/3 गुना, यानी कि 3 तिया 9। देखो ऐसे समझो इसको, ए अगर 3 लेता है तो बी जो है वो 7 लेता है समय। तो 3 3 3 तिया 9, 7 तिया 21। सी बी से 9/7 गुना समय लेता है। तो अगर ये बी 7 लेता है तो सी 9 लेता है। 7 तिया 21, 9 तिया 27। ठीक है, खत्म काम। पूछा गया तीनों व्यक्ति काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देख लो भाई, एलसीएम निकालो, इसका कितना हो जाएगा? 27। तो 9 तिया 27, 7 तिया 21, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 इसमें ऑलरेडी है तो 27। तो 9 तिया 27 में इंटू 7 हो जाएगा। अब एक सेकंड इसको देख तो लो कितना हो जाएगा। 7 7 49, 14 और 4 18, 189। तो इसमें 27, 9 तिया 27 इंटू 7, 7 तिया 21 इंटू 9, और 9 इंटू 21। ठीक है। तो 30 7 37, तो 37 काम एक साथ कितना हो जाएगा? नीचे 37 आएगा तो ये ऑप्शन खत्म। 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 5 7 35, 5 6 15 16 17 18, 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है। बेलन का आयतन इतना CU सेंटीमीटर, मतलब क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कहना चाह रहा होगा शायद। बेलन की ऊंचाई बतानी है। त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² पाई इंटू आर कितना है? x इंटू √2x। ठीक है, मैंने √2x मान लिया, इसको 3x मान लिया ऐसे। ठीक है। इंटू एच कितना है? r² इंटू एच है 3x, बराबर कितना दे रखा है? 6468। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 और ये इंटू 3, यानी कि हो गया 6x³ बराबर 6468। ये 7 इधर गया, ये 22 नीचे आया, और ये 6 भी यहाँ से हट के नीचे आ गया। ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 9 11 अट्ठे 88, और 8 बचा 11 अट्ठे 88। ठीक है। 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 108, तो 47 49 गुना 7। ये x³ आ गया, तो इसको मैं 7 गुना 7 लिख सकता हूँ। तो x बराबर आ गया 7। पूछा क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 3x, यानी कि 7 तिया 21। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दो इसको। 200 का 25%, यानी 1/4, यानी कि 50 हो गया। ठीक है। प्लस 92 का 50%, यानी कि आधा, 46 हो गया। अपॉन में 80 का 40%, 10% हो गया। 8 8 चौक 32, बराबर ए का 150, यानी कि 3/2%। ये कितना हो गया? 5 4 9 96 बटा 32। तो 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये
ये 3 आ गया बराबर, ये 2 इधर ले आओ और ये 3 नीचे ले आओ। ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? ये सब दिया हुआ है। 5 कक्षाओं में लड़कों की औसत संख्या और लड़कियों की औसत संख्या का योग ज्ञात करना है। 5 कक्षाओं में लड़कों की औसत और लड़कियों की औसत संख्या, गर्ल्स और बॉयज़। तो लड़कों की औसत और लड़कियों की औसत संख्या का योग बताना है। ठीक है, निकाल दो। इन सबको प्लस कर दो पहले। 200, 300, 400, 500, 610, 700, 800, 820। ठीक है ना? 300, 400, 500, 610, 620, 720, 820। ठीक है। एवरेज 1, 2, 3, 4, 5, 5 से 5 एकम 5 और 3 5 30 तो 5 चौक 20। ठीक है, इनका देखो एवरेज 200, 300, 350 और इसको मिटा दो। क्या है ये? 200, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 830। तो 10 बढ़ गया इस पे, तो 5 दूनी 10, तो 2 एवरेज बढ़ जाएगा, 166 हो जाएगा। 6 4 10, 6 6 12 13, 330 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सरलीकृत मान बताना है आपको। क्या होगा? सरलीकृत मान बताना है। कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए माइनस 10 को लिख सकता हूँ साइन अपॉन में कॉस। तो इससे ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो कॉस साइन माइनस साइन अपॉन में कॉस, ये कॉस ऊपर चला गया बाहर, इनटू हो गया कॉस ए माइनस 1। तो इसमें आप क्या करो, इनटू हो रहा है ना दोनों में, तो साइन को बाहर ले लो। साइन बाहर आएगा तो कॉस ए माइनस 1 बचेगा अंदर, ये इससे कट जाएगा तो कॉस अपॉन साइन। तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव स्थिर जल में 6 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी वो? 6 चौक 24, 4 स्थिर जल में, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है ना? स्थिर जल में नाव की चाल ये होगी। यदि धारा की गति नाव की स्थिर जल गति का 1/4 है, धारा की गति नाव की स्थिर जल की 1/4 है, तो 1 हो गया। ठीक है, उसे धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाना है, तो 60 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, तो 4 में से 1 गया, 3 3 दूनी 6, 20 समय कितना लगेगा? 20 घंटे। ठीक है, आसान सवाल। यदि केंद्र वाला वृत्त रेखा इसको स्पर्श करता है तो त्रिज्या क्या है? केंद्र इसका ये है और वृत्त रेखा डैश को स्पर्श करता है, रेखा को स्पर्श करता है ये। तो त्रिज्या बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बतानी है इसकी, है ना? एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये है। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो 90 डिग्री हो गया। इसका हाफ हो गया 3x माइनस 4y माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे बना लेते हैं ना। केंद्र -2 और 3 है, तो x की वैल्यू -2 है, तो 1 और 2 -2 और 3, 1 2 3 यहाँ पे है, -2 और 3। ठीक है, और वृत्त रेखा को इस पे स्पर्श करता है। कोई रेखा है जिस पे ये स्पर्श कर रहा है, ऐसे करके जा रही रेखा। 3x, यार ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टाइम कम है ना। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। y को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। y की पावर 4 को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? y की पावर 5, सॉरी 5 को 29 से विभाज्य करना है, तो 4 शेषफल बचेगा। अगर आप ऐसा मानो कि y 29 से विभाज्य करा मैंने y को, तो 4 शेषफल बचा, तो वो हो सकता है मान लो 33 हो, है ना? तो इसको विभाज्य करूँगा 4 बचेगा, तो इसकी पावर 5 हो जाएगी, तो 4 5 बार बचेगा शेषफल। ठीक है, ऐसे। तो 4 चौक 16, चौका 64 और इंटू 16। तो इसको मैं 29 से भाग करूँगा तो कितना बचेगा? 19 58, 6 बचा, 16 छिके 96, 29 से भाज्य करूँगा तो 29 दिया ना 87, 9 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रीय चतुर्भुज है BDC, तो आपको दे रखा है BDC दे रखा है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है ना ये, तो ऐसे बना दो ना इसको, पहले चक्रीय चतुर्भुज कर दो। ABC की माप बतानी है, ABC इसकी बतानी है आपको। ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, और ये ऐसे मिल गया तो ये 90 हो जाएगा। 9 7 16, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो गया, है ना? कैसे हो गया आप समझ पा रहे हो ना? ये इससे मिलाएंगे तो ये व्यास है, क्योंकि एक सेकेंड, ये यहाँ से यहाँ मिलाया, सॉरी ये ऐसे मिल रहा है इस पे, सॉरी। ठीक है,
तो ये व्यास है, व्यास से ऐसे परिधि पे मिलाएंगे तो 90 डिग्री का बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसरण ज्ञात करना है आपको, वेरिएंस ज्ञात करना है आपको, तो पहले इनका एवरेज निकालो आप। 9, 10, 18, 20, 24, 24, 5, 29, 30, 33, 34, 35, 35 और 10, 45, 5, 50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है तो 10 से वाक्य 14। ठीक है, तो एवरेज आ गया आपका 14। 14 में से 6 गया 8, 8 अट्ठे 64, 9 5 14, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 0 1 प्लस 16, 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, 21, तो 6 और 1 7, 49 प्लस 5 पंजे 25। ठीक है, इनको प्लस करना है और डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो 16 4 20, तो 20 और 16 4 20 और एक ये 25, 25 50 और 5 75, 20 और एक 21 4 25, 25 50 और 5 75, 25 25 75 हो गए। ये 16 49, तो ये हो गया आपका 49, 50 60 65, तो ये भी ख़त्म और ये बचा यहाँ पे 64। 10 4 14, 7 7 14, 7 21 20, 10 से भाग करेंगे 20.4। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। पहले आप इसका एवरेज लो, फिर एवरेज में से सभी को माइनस करके उस नंबर का स्क्वायर करके प्लस करके उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से, जितने भी टर्म्स है। ठीक है, आपने एवरेज निकाला फिर सबको माइनस किया, जो जो आएगा उसका स्क्वायर को प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसमें कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करने पर तो नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, ठीक है बिल्कुल सही है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। ये 2 ऊपर गया, ये 4 नीचे आ गया, यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से 4 खत्म, कितना बचा? 3 पंजे 15, 10/4, यानी कि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार 10 मिनट का टाइम है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री अभी स्किप करता हूँ, मैं दूसरे क्वेश्चन को देखता हूँ। अक्षों के बीच अंतःखंडित रेखा, ये भी टाइम लेगा। दो अक्षों के बीच अंतःखंडित रेखा दो अक्षों को खंडित कर रही है, यानी ऐसी कोई रेखा है जो 20, अच्छा ये 90 डिग्री का बन जाएगा, तो 20x प्लस 21y बराबर 420। तो दो इक्वेशन, एक को जीरो कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 20 हो जाएगा। x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, सॉरी y बराबर, उल्टा लिख दिया, y बराबर 20 हो जाएगा और x बराबर 21 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई बतानी है, इस रेखा की लंबाई बतानी है आपको। तो ट्रिपलेट हो जाएगा, तो 20, 21 और एक 29। ठीक है, ट्रिपलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतने रुपए है, दुकानदार अंकित मूल्य पर इतने इतने की क्रमिक छूट देता है, तो x प्लस वाई 30 माइनस एक्स इंटू वाई 200/100 यानी कि 2, 28% की ओवरऑल छूट देता है वो। इन छूट के बाद छूट वाले मूल्य में x% का असेंबली शुल्क जोड़ा जाता है, परिणाम स्वरूप इतने रुपए का हो जाता है। देखो 6,000 रुपये की कोई चीज़ थी, 28% की छूट दे दी तो कितने परसेंट बची? अपना 72% बची बस। ठीक है, उसके बाद उसको और थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ाया गया, x% बढ़ा दिया, तो हमने कहा वो ए गुना हो गई अपना। ठीक है, उसके बाद 5 7 6 0 रुपए की वो चीज़ हो चुकी है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नीचे आ गया 72 गुना में 60, ये जीरो से ये खत्म, और 12 6 72, 12 चौक 48, 9 12 अट्ठे 96, 6 अट्ठे 48, तो 2 चौक 8 2 तिया 6, ए बराबर आ गया 4/3, 4/3, यानी कि कोई चीज़ 3 पे 1 बड़ी थी, यानी 33 पॉइंट। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इतने मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक पेड़ के आधार से इतने डिग्री दूरी पर है। डिग्री में भी दूरियां होती हैं क्या? अच्छा, वो रूट दे रखा है, गलत कर रखा है इसका ना, ये √3 है। ठीक है, इतने मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है, इतने मीटर ऊंचा है एक व्यक्ति जो पेड़ के आधार से इतने मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ पे कोई एक पेड़ है जिससे दूरी पर कितनी पे है? ये 5√3। ठीक है, वह व्यक्ति पेड़ के शीर्ष को अपनी आंखों के स्तर से 30 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है, तो पेड़ का कोई शीर्ष है जिसको ये यहाँ से ऐसे देख रहा है 30 डिग्री से। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई यानी कि इसकी लंबाई बतानी है आपको। देखो ये तो इतना ही हो जाएगा √3। अब ये लंब बटा आधार कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाता है 30 डिग्री,
1/√3 कब आएगा? जब ये कट जाएगा किससे? 34.5 से कट जाएगा। तो 34.5 ये हो गया, 3.2 ये हो गया, 5 2 7 4 3 7, 37 पॉइंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई इतने रुपए की राशि पर उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज जो 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का पांचवा हिस्सा साधारण ब्याज देता है। 22% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई 22,000 रुपये की राशि पर उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज जो 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का पांचवा हिस्सा साधारण ब्याज देता है। अगर 5% प्रति वर्ष की दर से निश्चित राशि का पांचवा हिस्सा दे रहा है तो कब देगा वो? पांचवा हिस्सा मतलब है 1/5, यानी कि 20% दे रहा है। तो अगर 5% रेट रहा तो 20% 4 साल में आ जाएगा। वो यही पूछना चाह रहा है आई थिंक। साधारण ब्याज 22% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई इतने की राशि पर उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज, ये बताना ब्याज उन कई वर्षों में ब्याज है ना, कॉमा लग रहा ना, कितने वर्ष होंगे वो ये बताना। तो 4 वर्ष हमने निकाल लिए। 5% प्रति वर्ष की दर से निश्चित राशि का पांचवा हिस्सा प्राप्त होता है। अगर वो 5% पे देता है तो ब्याज के रूप में उसको पांचवा हिस्सा मिल जाता। पांचवा हिस्सा मतलब 1/5 यानी 20% मिलता। तो यानी कि 4 वर्ष के लिए देना है उसको, तो 4 ईयर के लिए 22 चौक 88, तो 88% मिलेगा उसको। तो 22,000 का 88%, तो खत्म 88 और 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 6 7 1 6 7 6 13 7 8 9, 1936। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइम बहुत कम, तेजी से चलते हैं जल्दी से। 13 अलग अलग संख्याओं के एक समूह की माध्यिका 38 है। यदि सबसे छोटे 4 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तो माध्यिका कितनी होगी? माध्यिका 13 अलग अलग है, यानी कि 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो सातवीं संख्या 38 है। बाकी संख्या निश्चित रूप से 38 से कम है। तो सबसे छोटी 4 प्रेक्षण, तो सबसे छोटे 1 भी हो सकते हैं, 36 36 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 15 की वृद्धि की जाए तो नई माध्यिका क्या होगी? 15 की वृद्धि निश्चित रूप से तो ये नहीं कह सकते। अवशेष 38 15 से घटेगा, ये भी नहीं कह सकते। 60 की वृद्धि, इंग्लिश में देखें ऑप्शन क्या है इसके, रिमेन्स 38, तो ये तो सही होना चाहिए। माध्यिका बीच वाली चीज़ होती है ना, तो रिमेन 38 ही रहेगी। इन 4 ऑप्शन में से बी वाला जो ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। 3 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक लगेंगे। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी बचत का 500/3%, तो 500/3% मतलब 5/3, तो मासिक खर्च यानी एक्सपेंडिचर बचत का 5/3 है, तो सेविंग 3 होगी और खर्चा कितना होगा? 5 होगा। तो इनकम कितनी हो जाएगी उसकी? 8 हो जाएगी। तो उसकी आय में 50% की वृद्धि, तो आय में 50% यानी कि 12 रुपये की वृद्धि होगी, 12 रुपये हो गए। और खर्च 30% बढ़ गया, तो 30% बढ़ाना है तो एक एक जीरो बढ़ा दो, 5 या 15, ये 65 रुपये हो गया। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 7 5 12, 55 रुपये हो गए। तो सेविंग में कितने बढ़ गए? 3 2 5, 25 रुपये बढ़। और बचत में इतने रुपए की वृद्धि हुई, तो बचत में वृद्धि जो 25 रुपये की है वो 930 के बराबर है। तो 25 की वैल्यू 930 के बराबर है। पूछा गया मूल मासिक खर्च, तो उसका मूल मासिक खर्च क्या था? 30 रुपये था। 30 की वैल्यू निकालनी है आपको मूल रूप से। अच्छा, खर्च तो 50 था ना, 50 की वैल्यू निकालनी है आपको। 25 दूनी 50, 9 दिया 1860। ऑप्शन नंबर 1860 तो है ही नहीं। चलो भाई, टाइम 3 मिनट रह गए, इसको आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। निशानेबाजी प्रतियोगिता में नीलम के सांड की आंख पर निशाना लगाने की प्रायिकता कितनी है? वह 9 बार लक्ष्य, अच्छा निशाने वाला है ये सवाल, 9 बार लक्ष्य पर निशाना साधती है। नीलम के कम से कम 1 बार लक्ष्य पर निशाना लगाने की प्रायिकता 1/4 लगाने की है, ना लगाने की 4/5 हो गई। 9 बार निशाना साधती है, 1 - 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझाने का समय उतना नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक बाल्टी की ऊंचाई इतनी है, सिरों का व्यास, बाल्टी के सिरों का व्यास, ऐसी बाल्टी होगी ना, व्यास दे रखा धारिता, यानी कि एक छिन्नक टाइप का हो गया, फ्रस्टम हो गया, तो इसका आपको धारिता यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में आर स्क्वायर, तो ये व्यास है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। देखो आर स्क्वायर प्लस आर एच होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 5 पंजे 25, और ये 15 और 5, 15 5 75, तो 75 और ये 25, 100, 325 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इंटू 325। ठीक है, 3 से काट दो 8 बार में, और 8 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी आसान होगी ना, 8 या 2400, 25 200, तो यहाँ पे आ गया 2600। ठीक है, 2622, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट,
दो छिक 12, दो दूनी 4 1 5, 26 दूनी 52, 2 0 2 7 5। 7 से बाजी करेंगे तो इसको 7 8 56, एक इधर गया 12, 7 एकम 7 5। ऑप्शन से देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन है 8 1 से, तो 8 1 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म काम। एंगल ए की ए का मान ज्ञात करना है। एंगल ए का मान ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो दो एंगल बराबर होंगे, सी ए डी कितना है, सी ए डी कितना है 82। तो इन दोनों का बराबर बराबर होंगे तो कितना हो जाएगा, 198 का आधा 49, ये 49। ठीक है, तो 49 49 हो गए, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, 49 का आधा आधा हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8.5। ये पूरा कितना हो जाएगा, 82, इसमें जोड़ दो तो 10 6.5, 106.5। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 कर्मचारी वाली एक कंपनी में औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि उनमें से 50 महिलाएं हैं जिनका औसत वजन 62 किलोग्राम है, तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वजन क्या है। 80 कर्मचारी हैं, 50 महिलाएं, सबका ओवरऑल दे रखा है। जैसे ओवरऑल दे और अलग अलग पूछे तो एलिगेशन लगा दो। 80 कर्मचारी हैं, 50 महिलाएं हैं, तो फीमेल 50 है तो 30 मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर रेशियो दिया होता है, एवरेज कितना है, महिलाओं का एवरेज कितना है, 50 महिलाओं का एवरेज 62 है, और पुरुषों का एक्स है, तो ओवरऑल 65 है। इसका जो रेशियो होगा ऊपर वालों का, वही नीचे वालों का रेशियो होगा। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 65 में से 2 गया 3, ठीक है। तो इसमें से किस में से 65 घटाऊँ, किस 5 आता है, तो 70 में से 65 घटाना पड़ेगा ना, तभी तो 5 आएगा। यानी कि मेल्स का जो है वो एवरेज वेट कितना होगा, 70 होगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। लो भाई, डन। कितने सवाल छूट गए मैथ्स के, देखें इसको। अरे मैथ्स कहाँ गया, मैथ्स से हमारे 3 क्वेश्चन छूट चुके हैं। ये भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, रूट कर दिया तो ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, तो 1/साइन ए कॉस ए। चलो भाई, टाइम ख़त्म हो गया। आज हमने टाइम को मैनेज करने की कोशिश सही की है ना, ये मेरी अप्रोच है ना। मैं पिछले बार क्या हुआ था कि जब मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो उसमें हमारा, ये लो भाई, 153 स्कोर रहा है इसमें। मॉक टेस्ट के हिसाब से ठीक है, मतलब अच्छा है। अब देखें तो गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। इसमें एक क्वेश्चन कोई गलत हुआ है रीजनिंग में। अब पता नहीं वो कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। रीजनिंग में भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बट रीजनिंग में एक चीज़ आपने देखी, 4 से 5 सवाल जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। स्टेटमेंट बेस्ड थे 4 से 5 सवाल, वो लेंदी लेंदी से। तो मुझे लग रहा था उसमें से अगर एक दो गलत हो जाए, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें मार्जिन ऑफ एरर लेके चलता हूँ। तो अगर मैं सोच पाता कि इसमें एक दो गलत हो सकता है, तो शायद उनमें से एक दो गलत होना चाहिए, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा गलत। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 4 क्वेश्चन गलत हुए, 15 सही हुए। हमने अटेम्प्ट 19 ही किए थे, बाकी हमने छोड़ दिए थे 6 क्वेश्चंस। और मैथ में हमने 22 अटेम्प्ट किए हैं, 22 के 22 सही हैं। 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो टाइम के इशू की वजह से, क्योंकि अगर मैं देखो उसमें फंस जाता ना, तो आगे टाइम नहीं बचता, और आगे के जो इजी इजी सवाल थे, जिसको हमने 3 4 मिनट में 4 5 सवाल किए ना, वो नहीं कर पाते, जो इजी इजी सवाल थे। समझ पा रहे हो, तो यही चीज़ है ना, आपका डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एक सेकेंड, ये हटाओ भाई यहाँ से। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि अभी जैसे मैंने टेक्स्ट बुक पे एक मॉक लगाया, अभी आपने देखा होगा उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ भी हैं, 4.5 से ज़्यादा लोग उसको देख भी चुके हैं। वो मेगा लाइव टेस्ट आया था ना, जो नए पैटर्न पे बेस्ड था वो। तो उसमें हमने क्या किया कि मैंने कहा चलो रीजनिंग से शुरुआत ही कर देते हैं, रीजनिंग पहले दी हुई है, पहले से रीजनिंग से शुरुआत कर देते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, फिर जो भी सीक्वेंस उसमें दिया हुआ था, जैसे इसमें सीक्वेंस दिया है ना, इसी सीक्वेंस में हम करने लगे उसको। तो उसमें हुआ क्या कि रीजनिंग में इतना टाइम लग गया, उसके बाद जीके में इतना समय लग गया, मतलब जीके कह रहा हूँ, मैथ्स में इतना समय लग गया। तो इसका इतना समय लग गया कि जीके जीएस को भी जल्दी से खत्म करने के बाद इंग्लिश के मैं सारे क्वेश्चन ही नहीं देख पाया था, क्योंकि बची 5 6 मिनट थे बस, सारे क्वेश्चन ही नहीं देख पाया था। तो आप हमेशा अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, जो आपकी अप्रोच है, स्ट्रेटेजी कहेंगे, अप्रोच तो क्वेश्चंस के लिए होगी, जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना पेपर को अटेम्प्ट करने की, उस पे ही कायम रहना है। एग्जाम के टाइम में बिल्कुल चेंज मत करना, ठीक है। अब जैसे आज मैंने फॉलो किया, क्या किया मैंने कि जैसे मैं, मेरा जो रहता है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जीके जीएस करूँगा 5 मिनट में खत्म। हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, जीके जीएस में देखो टाइम का भी देख लो आप, 8 मिनट के अराउंड लग गया था, जो कि ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था मेरे को, 5 से 6 मिनट में। हालांकि मैं बोलता हुआ चलता हूँ, आपको समझाता हुआ चलता हूँ ना, इस वजह से भी तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 6 मिनट में, 5 मिनट उसके लिए लेके चलता हूँ, 5 से 6 मिनट। इंग्लिश के लिए मैं लेके चलता हूँ 10 मिनट, जो कि 10 से कम में ही हमने इसमें निपटा दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा लेके ही मत चलो टाइम। तो यहाँ पे जो अगर 6 7 मिनट हो जाता है ना, तो वो यहाँ पे मैं 8 9 मिनट कर देता हूँ। टाइम पे ध्यान रहता है कि बस
मेरा जीके जीएस और इंग्लिश जो है ना वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। 45 मिनट यहाँ पे लिखा होना चाहिए जब मैं रीजनिंग पे शिफ्ट करूँ, ये मेरा दिमाग में रहता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत जीके जीएस में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो फिर मैं इंग्लिश को उस तरह से लेके चलता हूँ, है ना। अब अगर मैं देखूँ इन दोनों में लगभग 16-17 मिनट ही लगे, तो यही अप्रोक्स मेरा रहता है भी अंदाज़ा। तो अब इसमें ख़त्म करने के बाद ना एक प्रेशर ख़त्म हो गया कि अब आगे जो ये 50 सवाल थे इसमें देखो कितना मार्क्स रहा, कि कितने मार्क्स हो गए, 62 नंबर। तो ये हमने 15-16 मिनट में निपटा दिया 62 नंबर का काम, या 70 नंबर मैं मान के चलता हूँ कि 35 नंबर के आसपास इंग्लिश में मेरा टारगेट रहता ही है, और इसमें भी 30 के आसपास रहता है टारगेट, 25 से 30 के आसपास। तो इतना मैं पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने काम, ठीक है। अब मेरे को आराम से क्या है, 45 मिनट है, जिसमें से मैं क्या करूँगा, रीजनिंग के लिए मेरा 45 में से रहेगा 15 मिनट, और मैथ्स के लिए रहेगा पूरा 30 मिनट। अब इसमें भी ऊपर नीचे कई बार क्या हो जाता है कि इसमें जैसे 15 से 17 लग गए, 18 मिनट लग गए, तो इसमें क्या है 27-28 मिनट बचे। 25 सवाल के लिए 27-28 मिनट ठीक है। अगर हम एक दो क्वेश्चन स्किप भी कर दे, जैसे अभी हमने क्या किया, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे उसको स्किप किया थोड़ा सा, है ना, तो हमने बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसमें समय खराब नहीं किया, तो कर पाए। अब जैसे यहाँ पे रीजनिंग में देखो, यहाँ पे रीजनिंग में समय लग गया, 19 मिनट हमने ले दी रीजनिंग में, है ना। तो उससे क्या हुआ, मैथ्स को कंपनसेट करना पड़ा थोड़ा सा। तो ये मैथ्स में क्या है, 24 मिनट के आसपास हमने सवाल 22 सवाल कर दिए, ऑन एन एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। क्योंकि कुछ इजी इजी सवाल भी थे, तो एज सच मैथ में ऐसा कोई टफ सवाल तो था नहीं, आसान आसान सवाल भी थे, काफ़ी आसान सवाल भी थे। कैलकुलेटिव भी एज सच उतना नहीं लगा, वो जो प्रॉफिट लॉस वाला भी आपने देखा होगा कि वो X% बढ़ा देता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, मतलब काफ़ी बच्चे करते हैं, आप लोग तो सब समझदार हो जो ओलिव बोर्ड पे लगा रहे हैं, या फिर जो भी सीजीएल आप दे रहे हो, तो समझदारी हो सब। कुछ ना समझ बच्चे, मतलब मेरे जैसे समझ लो ठीक है, आपको तो मैं कह नहीं सकता किसी को भी। तो वो क्या करेंगे, X% बढ़ गया, यानी कि 100 + X% हो गया वो, तो इससे कैलकुलेटिव हो जाता है। हमने क्या किया, उसको X% बढ़ा, तो हमने कहा कि भाई ए मल्टीप्लाई हो गया, वो ए गुना हो गया, है ना। X% बढ़ा होगा, मान लो 10% बढ़ा हो गया, तो क्या हो गया होगा, 11/10 हो गया होगा। तो ऐसे हमने मान लिया, जिससे कि टाइम वो बहुत बचा देता है उस तरह का। तो ऐसी अप्रोच के लिए ही मैं कहता हूँ आपको कि इसका सॉल्यूशन आप देखें, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग का तो ज़रूर देखना चाहिए। कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है एग्जाम अटेम्प्ट करने की, वो सेम ही रखनी है पेपर में भी, वहाँ जाके ऑन द स्पॉट कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अभी आपने देखा था पिछली बार दिक्कत हुई मेरे को टेक्स्ट बुक में। आज हमने क्या किया, पेपर कैसा भी हो लेंदी उसके जैसे ही था, हालांकि मैथ्स में थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उतना कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं थी आज, पर फिर भी एक दो क्वेश्चन होते भी तो इसमें 20 कर देते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो वो 150 के आसपास तो फिर भी जाते हैं ना, और उसमें 135 के अप्रॉक्स ही रह गया था स्कोर, तो वो दिक्कत वाली बात थी, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है वही रहनी चाहिए, उस पर कायम रहे, बाकी चीज़ें एग्जाम में जाके ना बदलें, ठीक है। बाकी तो 153 या 154 के आसपास मार्क्स हैं, जो कि मुझे बहुत सही लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो नॉर्मल मौका था उसमें 160 के आसपास भी चले जाते हैं मार्क्स, बट आज थोड़ा सा पेपर लगा कैलकुलेटिव। अब देखो वो जो 160 में कम कम कहाँ पे रह गए मार्क्स, एक तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 5-6 नंबर इसके मान लो आप, और एक इसमें गलत भी हो गया। तो वही मेरा तो उतना ही है, क्योंकि मैथ तो रीजनिंग में तो मैं सॉरी जीके जीएस और इंग्लिश में तो अपना उतना ही रहता है जितना दिख रहा है ना, इसके आसपास रहता है ये नॉर्मली भी, और अभी भी कोई बड़ी बात इसमें चेंज दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो वही मैथ्स का 2-3 सवाल का वो रह गया, और एक रीजनिंग का भी ठीक हो जाता। मैं इसको टारगेट लेके चलता हूँ 100 आउट ऑफ 100 का, इसमें गलती ना के बराबर हो, बाकी एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाता है कई बार, जैसे रीजनिंग में अब हो गया। तो वही अप्रॉक्स 160 तक पहुंच जाते हैं, तो वही एक, अब देखो यही आपका ना एग्जाम में भी फर्क पड़ने वाला है। एग्जाम में भी क्या होगा, रीजनिंग और मैथ्स का लेवल इस जैसे इसमें दिया है ऐसा ही बढ़ाया है आपको, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल ऐसा बढ़ा दिया है कि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप डाउन चले जाओगे, बस इससे ज़्यादा और क्या ही हो जाएगा, है ना। बाकी सब क्वेश्चंस तो आप करोगे ना, उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो, जो आपके लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, टाइम टेकिंग है, उनको स्किप कर दो, 5-6 नंबर कम आ जाएंगे बस, बाकी तो चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। फंसना नहीं है उन सवालों पे बाकी। खैर बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई अब ये था आज का मॉक टेस्ट हमारा, जो कि ठीक है, सेटिस्फाइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे शाम तक, अभी वैसे मुझे जाना है थोड़ा सा कहीं, कल भी हम काम के सिलसिले में अटक गए, तो और आपको एनटीपीसी का जो न्यू पैटर्न वाला जो मॉक टेस्ट था CBT 1 का, जिसके लिए मैंने बोला था कि शाम को आ जाएगा 5 बजे तक, वो हो ही नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया कल, और आज भी शायद जैसे टाइम मिलेगा, आज नहीं तो फिर ये कब तक है, 3 अगस्त तक है ना, तो एनटीपीसी का भी 3 अगस्त तक होगा। आज क्या 1 तारीख है, आज शाम को जहाँ तक है कोशिश करूँगा 6-7 बजे तक आ जाए वो। नहीं भी आ पाया तो वो कल सुबह 10 बजे तक 101% आ जाएगा। किसका मॉक टेस्ट, NTPC
CBT 2 का मॉक टेस्ट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको या तो शाम को 7-8 बजे के आसपास मिल जाएगा, या फिर कल सुबह 10 बजे के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। टाइम इसमें इतना, सॉल्यूशन की दिक्कत नहीं है, उसके बाद में इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। खैर जो भी है, मिलते हैं चलो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।